ओके, तो हमारे यहाँ नवी अपॉइंटमेंट हो गई है। डॉक्टर अंकित जी रावल करके हमारे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनकी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने 1 महीने पहले ज्वाइन भी कर दिया है। वो आपको वाद परंपरा यानी 4-6 पेपर पढ़ाएंगे। मेजोरिटी वो जो यूनिट्स है आउट ऑफ 4 वो सब वही लेंगे। जरूरत पड़ेंगे तो किसी एक्सपर्ट लेक्चर का हम वो करेंगे। उन्होंने एमफिल किया है पाणिनि पे, पाणिनि एज ए हिस्टोरियन, नॉट पाणिनि एज ए ग्रामेरियन बट पाणिनि एज ए हिस्टोरियन। और उनका पीएचडी है क्रिटिकल स्टडी ऑफ अर्थ प्रकाशी अर्थ प्रकाशिका विच इज रिलेटेड टू पाणिनि व्याकरण। तो उनका अभ्यास जो है वो संस्कृत पाठशाला में हुआ है। अहमदाबाद में जो एसजीवीपी करके जो संस्था है उन्हें वहीं पे रहे हुए हैं। फिर यूएस में जाके उन्होंने 2 साल सेवा का काम किया है। सेवा यानी संस्कृत पढ़ाने का, खास करके यूएस में एक संस्था है स्वामीनारायण संप्रदाय की, उनके साथ वहाँ रह के उन्होंने 2 साल सेवा करी है। उसके बाद वो एलडी आर्ट्स कॉलेज है जो अहमदाबाद में, वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर थे और केंद्रीय विद्यालय है उसमें भी संस्कृत पढ़ा रहे थे। वो संस्कृत बहुत अच्छे से बोल भी सकते हैं और काफी कुछ उनका योगदान है इसके बारे में। तो और एक फैकल्टी फिर से हमारी थोड़े दिनों के बाद फिर से ज्वाइन हो जाएगी जो हिस्ट्री में होंगी। तो वैसे ही हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एनरिच हो रहा है और बाकी भी हमारे काफ़ी फैकल्टीज जो है वो हमने ट्रेस आउट कर लिए सबसे। इस बार जो बोला है कि आपको पीपीटी भी देना ही है और बाकी भी आपको असाइनमेंट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब जो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी वो इस बार नहीं आएंगी, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। तो मुझे लगता है मैं अंकित जी से विनंती करूंगी कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। अंकित जी के कंप्यूटर में थोड़ी वो है तो वो यहीं से हैंडल करेंगे। धन्यवाद सबको। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बाकी सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। We are starting our new semester, second semester. I am thinking that before starting that, we start our new semester with chanting of Vedas. So try to feel the vibrations of that Vedas, vibes of that Vedas. Just 4 to 5 minutes उसमें गुरु की एक प्रार्थना है। गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कैसे शिष्य प्राप्त हो। इसके बारे में पूरा वर्णन शिक्षावली में है, जिसको देयर आर 3 वलीज इन तैत्तरीय उपनिषद। वन इज शिक्षावली, अनदर इज भृगुवली एंड द लास्ट इज ब्रह्मवली। तो ये तीनों वली को मिला के शिक्षोपनिषद बना है, जहां एक गुरुकुल परंपरा, एक गुरु शिष्य की परंपरा प्रतिपादित की हुई है। आज से एक नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तो भगवान की वाणी जिसको हम वेद कहते हैं उसी से ही हम प्रारंभ करेंगे। मैं अगेन आपको कहूंगा कि आप थोड़ा ट्राई टू फील दैट वाइब्रेशन ऑफ वेदास।
यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर। नमः गुरुजी। As ma'am introduced me, but whatever I get, it's blessing of भगवान and all of you. मेरी एक इच्छा थी कि आज का सत्र और एक नया सेमेस्टर वैदिक प्रार्थना से हो, इसीलिए ये मैंने स्टार्टिंग में शिक्षावली के कुछ मंत्र आपको सुनाए। वैसे आप किसी को मैं पहचानता नहीं, लेकिन आई एम थिंकिंग दैट माय सिचुएशन इज लाइक अर्जुना, बिकॉज यू ऑल आर ओल्डर देन मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन द बैटल ऑफ महाभारत भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध के लिए कहा था, तब अर्जुन जी ने ऐसा कहा कि मैं इन सबसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। जब महाभारत की युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तब सबसे पहले, अभी तक युद्ध नहीं शुरू हुआ था, तब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेर्जुन, कि मेरा रथ है अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आज मुझे किससे लड़ना है। तो अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से ऐसा कहा, तब भगवान अर्जुन का रथ लेके एमिड ऑफ द बैटल ले गए और कहा कि आपको इनसे युद्ध करना है। फिर देखा तो अपने जिनसे हम पढ़े वो गुरु थे, जिनसे शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे गुरु थे, अपने सब बुजुर्गों से लड़ना था। तब उनको देख के भगवान को अर्जुन कहते हैं कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि मेरा गात्र यानी कि मेरा शरीर में आज कंपन फील कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मुख भी सूख रहा है, क्योंकि मैं इन सब से कैसे युद्ध कर सकता हूं।
और इसी से ही विषादात्मक योग की शुरुआत हुई और पूरी गीता जी का प्रवाह चला। और अर्जुन तो वैसे बोल देते कि नकांक्षे राज्यम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं कि तुझे मैं निमित्त बनाना चाहता हूं। ये बात महाभारत की इसलिए मैंने आपको कही क्योंकि मेरी सिचुएशन भी अर्जुन जैसी है। आदेश है और भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए आप मेरे सब बुजुर्ग होते हुए, मेरे से बड़े होते हुए भी आपको पढ़ाना या तो आपको कुछ नया सिखाना का एक मौका मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे मेरा नाम अंकित रावल है, मैम ने परिचय तो दे दिया है। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर I want to ask one question. Why are you enrolled in MA Hindu Studies? मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि आप MA हिंदू स्टडी क्यों पढ़ना चाहते हैं? ताकि हम अपने संस्कृति को अच्छी तरह से जान सके, ओके जो अभी खोया हुआ है। ओके और कोई? एक्चुअली खोया हुआ है वो तो इन्होंने बताया, ठीक है, लेकिन जो हम पूरी तरह से हम जानते ही नहीं है। वैसे जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जैसे हम बोले गीता रामायण महाभारत के सिवा जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जो हम नहीं जानते हैं वो जानने के लिए हमारी संस्कृति क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है, इसकी एक क्यूरियोसिटी और रुचि से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ओके और कोई कहना चाहेगा? हरिओम गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम शिप्रा है और मैंने असल में पहले 2 मास्टर्स किए, जॉब भी किया कॉर्पोरेट में। उसके बाद मैंने थोड़ा वेदांत पढ़ना शुरू किया। वेदांत पढ़ते हुए मुझे मेरे गुरुजी की कृपा से मतलब 9-10 साल हो गया। तो जब मैं वेदांत पढ़ना शुरू किया, उपनिषद पढ़ना शुरू किए, तो मुझे बहुत ही रुचि आई। मतलब ऐसा लगा कि मैंने जो जो बाकी पढ़ाई की वो एक तरह से जैसे व्यर्थ कर दी। मतलब व्यर्थ में इतनी पढ़ाई की, इससे अच्छा होता कि मतलब मैं ये जानती होती पहले से, तो मैं अपना पूरा जीवन मतलब यही पढ़ना चाहती। ऐसा मेरे अंदर भाव आया। तो फिर मुझे लगा कि पढ़ने को तो कभी भी देर नहीं है। और ऐसे तो मैं परंपरागत तरीके से पढ़ रही हूँ और ट्रेडिशनल तरीके से संप्रदायों में दीक्षा भी है। लेकिन मुझे लगा कि अगर इसको अच्छा पढ़ाना है, मैं उपनिषदों को थोड़ा बहुत जो सीखा है वो आगे सिखा देती हूँ, जैसे कभी वीडियोस के थ्रू या कभी क्लासेस के थ्रू। तो फिर मेरे को लगा जब किसी को पढ़ाना है तो जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप पढ़ा पाएंगे। तो मेरा तो उद्देश्य ऐसा ही है। ओके और कोई या मैं आगे जाऊं? यस गुरुजी। ओके मेरा नाम हेमा है। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, पर मुझे जब मैं छोटी थी तब से मेरे पापा हमेशा सिखाते थे कर्मनो सिद्धांत, यानी हम लोग थ्योरी ऑफ कर्मा कहते हैं। तो एक्चुअली मुझे ये समझना था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे तब छोटी थी तब भी आते थे। ये जन्म मरण ये क्या होता है, फिर आत्मा परमात्मा क्या होता है, फिर हमारा पुनर्जन्म होता है तो ये कर्मफल कैसे काम करता है। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि ये वेद क्या है। एक्चुअली हम हमेशा सनातन धर्म की बातें करते हैं, पर एक्चुअली व्हाट इज वेद, उसमें है क्या, हमारी हिंदू संस्कृति है क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कि ये सारे क्वेश्चन अब ये कोर्स करते करते सॉल्व हो जाए। थैंक यू सर। आप सबने जो जो अलग अलग आंसर दिए, उसमें सबसे पहली बात जो हमें उपनिषद सिखाती है वो है तद्विजिज्ञासस्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूरियस होना है। यदि जिज्ञासा मर गई तो हम ही मर जाएंगे। इसलिए आपको भारतीय संस्कृति जानने की या तो
भारतीय शास्त्रों जानने की या वैदिक परंपरा जानने की, कर्म के सिद्धांत जानने की जो आपकी क्यूरियोसिटी है, उसमें ही आपकी ज्ञान प्राप्ति का बीज छुपा हुआ है। इसी के साथ कोई एक का मैं आंसर जानना चाहूंगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि व्हाई वी शुड नो अवर हिस्ट्री, हमें अपना इतिहास क्यों जानना चाहिए? कोई एक सिर्फ आंसर दे मुझे। हिस्ट्री से ही, जैसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अगर हमको हमारा इतिहास पता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ था, कहाँ से आया, हमारा कल्चर क्या, हमारी संस्कृति, कौन सा सिविलाइजेशन, वो जब हमको पता होता है तब हम उसके हिसाब से जो प्री डिटरमाइंड पाथ है संस्कृति के, उसी पाथ से आगे चलकर और हमारा कल्चर प्रिजर्व करने के इरादे से हम अपना प्रेजेंट और बाद में फ्यूचर उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा पीसी मेरा चेंज हुआ, वरना आपको छोटे 2 वीडियो दिखाना चाहता था। उसमें शुरू थी कंटिन्यू राखी, वांधो नहीं तो પછી YouTube में इफ पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू शो यू। उस वीडियो में 2 वीडियो में आपको दिखाना चाहता था। हम यदि अपने इतिहास को पढ़ना छोड़ दिया तो हम आज नहीं, आने वाली पीढ़ी भी कल प्रश्न करेगी कि राम क्या है, कृष्ण क्या है। તૃપ્તિબેન ત્યાં છે ને ઓલરેડી YouTube ની એક લિંક છે, ફની વિડિયો ઓન રામ YouTube છે। ઓકે, અહીંથી શેર થશે, અહીંથી હું YouTube કરી લઉં। डायरेक्ट आप देखेंगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि Sir, actually we can't hear the voice. वॉइस नहीं जा रहा। ओके, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, Yes, sir. कोई बात नहीं, मैं वीडियो आपको क्या है वो आपको बता देता हूं। Some reporter was asking about रामायण एंड महाभारत। वो रामायण और महाभारत से लेके ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं आज के यंगस्टर को। वो पूछते हैं कि आपको पता है राम और लक्ष्मण आदि कितने भाई थे? तो somebody was asking, answering 2, somebody was saying 3, 4, 5। आप सोचो, यदि हमारा यंगस्टर को इतना भी पता नहीं है राम कौन थे, there are so many questions. What's the relation between Ravan and Duryodhan? And somebody was answering that both are brothers. इतने सालों का डिफरेंस, इतने युग परिवर्तन हो गए, वो बोल रहे कि दोनों भाई थे। The another question was that was the relation between Ram and Surpanaka,
and somebody was answering that Surpankhā was sister of Lord Rama. So ये वीडियो फनी है, लेकिन we have to see that the back side of that video कि ये हमारी रियलिटी है. यदि हम अपने इतिहास के बारे में, हम अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे, तो यही सिचुएशन आज जितने इससे भी ज्यादा सिचुएशन आने वाले सालों में आ सकती है. तो हमें अपना इतिहास इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हम यदि इफ वी आर फॉरगेट आवर हिस्ट्री, it means we are forgetting our culture, we are forgetting our civilization, we are forgetting even our proud. यदि हम अपना इतिहास जानना छोड़ दिया और इतिहास को अब पता नहीं है, तो हम अपना प्राउड ही भूल गए, या तो प्राउड ही चला गया, ये बात होती है. इसलिए क्या भारतीय संस्कृति में क्या था, हिंदू धर्म में क्या था, ये जानने के लिए हम हिंदू स्टडी में एडमिशन लिया है, या तो कुछ नया जानने के लिए हम इसमें जुड़े हैं. इसके बाद देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि जिसको रिलेट करके हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं. यदि आप 10-15 ऐसे सर्वे करेंगे, इवन आप खुद को भी यहाँ दिए हुए क्वेश्चन खुद को भी पूछेंगे, तो भी आपको या ये हो सकता है, व्हाट इज अवर रियली होली बुक्स, somebody will answer Ved, somebody will answer Rigved, especially somebody will answer Bhagavad Gita, somebody will answer Srimad Bhagavad. Actually we are not knowing our roots. हमें अपना रूट का ही पता नहीं है. What is our religion, हमारा धर्म क्या है. कोई बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा सनातन. Then what's the difference between Hindu and Sanatan? तो ये हिंदू धर्म क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारी होली बुक क्या है, इवन who am I and why am I, ये उपनिषद साहित्य का एक बहुत बड़ा, आपने ये शायद सुना भी होगा, तत्वमसि, वो तू है. तो वो तू है में पूरा ज्ञान का खजाना भरा है. मैं कौन हूं और किस लिए हूं. इसके साथ साथ वो फाउंडेड हिंदू धर्म के स्थापक कौन थे. हमारे मन में अलग अलग ऐसे बहुत आंसर होते हैं, जो आंसर हमें शायद राइट भी पता हो और शायद रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए. इफ वी आर गिविंग different answers, then somebody will know that there is no unity in India. यदि हम अलग अलग आंसर देंगे तो सब ऐसा ही सोचेंगे कि भारत में यूनिटी नहीं है. इसलिए ये तो मैंने एग्जाम्पल की तौर पे 5-7 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन आप सोचना ऐसे बहुत क्वेश्चन है. किसी को तो 4 वेद का पता भी नहीं है, 4 वेद कौन से. हाँ, आप पहले सेमेस्टर में थोड़ा कुछ पढ़े हैं तो आपको सब पता होता है, लेकिन जो हिंदू धर्म और वैदिक धर्म जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो भी आज मरती जा रही है. इसलिए हमें ये IKS की जरूरत है, हिंदू स्टडीज की जरूरत है, और ये हिंदू स्टडी का कोर्स करने की जरूरत है. और मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप जितना भी हो सके इतने लोगों को ऐसे जहां भी हिंदू धर्म IKS के बारे में जो कुछ भी जानना सीखना मिल रहा है, आप जोड़ो. जब यंगस्टर इसमें जुड़ेगा और लोग इसमें जुड़ेंगे, तो व्हाट इज हिंदू धर्म एंड व्हाट इज सनातन धर्म और बेसिक रिचुअल्स ऑफ दिस धर्म वो जान पाएंगे. तो ये हमारा मकसद है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. अभी सबसे पहला, अवर नेशन अवर प्राउड. हमें उस भारत पे गौरव है. यदि आप कल्चर के बारे में जानेंगे तो आपको डेफिनेटली यू विल फील प्राउड ऑन योर नेशन, नॉट योर नेशन, अवर नेशन. यदि हम अपने कल्चर के बारे में जानेंगे तो हमें बहुत बहुत गर्व होगा. देखो, वैसे में आपको वाद परंपरा तक ले जाना है, लेकिन पहला लेक्चर मैंने ऐसा सोचा कि थोड़ा कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में और ये बेसिक के बारे में जान के हम वाद परंपरा पर जाए. सीधा वाद परंपरा में जाएंगे तो जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, शायद वो न भी हो. ऐसा सोच के मैंने सबसे पहले थोड़ा भारतीय संस्कृति और हमारा इतिहास थोड़ा, एक्चुअली हिस्ट्री इज नॉट माय सब्जेक्ट, नॉट साइंस इज माय सब्जेक्ट. इवन आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट अवर हिस्ट्री एंड थोड़ा कुछ हमारा प्राचीन विज्ञान के बारे में थोड़ा कुछ आपको समझाने का, बताने का मैंने प्रयत्न किया है. सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि बहुत ऐसे क्वेश्चन है
जैसे भारत में कितने, हम मुस्लिम धर्म को देखेंगे तो इतने भगवान है, ये खुदा एक ही है, क्रिश्चियनिटी में ये है, लेकिन हर बार लोग ऐसे क्वेश्चन उठाते रहते कि हिंदू धर्म में कितने भगवान है, लेकिन इसके पीछे भी देयर आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भारत एक है। और भारत में इतने सारे देवता है, इतने सारे अलग अलग थिंकिंग है, तो इसके पीछे हमें किसका आधार लेना चाहिए? तो सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि जब बात डिबेट में परिवर्तन, पूरा इस बार इस सेमेस्टर हमें डिबेट ही पढ़ना है, लेकिन जब बात डिबेट की हो, then definitely we have to take evidence as a Vedas। यदि हम वेद को एविडेंस के रूप में लेंगे तो ही हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक ही क्वेश्चन है कि भारत में कितने देवता है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वेद का मंत्र महानारायण उपनिषद का स एको नारायणः, वो एक ही नारायण है, न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। और पूरी वेद में सृष्टि परंपरा का प्रतिपादन है कि वो एक है, और वो एक कैसे अलग अलग रूप में हुए। Now it's not my time to describe all these theories of Vedant, but वेद में एक ही क्वेश्चन लेके गए तो हमें वहां सॉल्यूशन मिला। हम इतना दिमाग में सोचते रहेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए दो बात कि कोई भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो वेद प्रमाण लास्ट एविडेंस के रूप में होता है। वेद ने जो कहा वो हमारे लिए अंतिम सत्य है। द फाइनल ट्रूथ इज वेदास। तो वेद ने जो कहा, वेद ने क्या कहा, ऐसा सोच के हम अपने फाइनल आंसर के प्रति जाएंगे। दूसरी बात, जब विद्वानों के ये थोड़ी बेसिक हमारा जो रिचुअल्स है, थोड़ी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको समझा रहा हूं कि जब जब बात अंडरस्टैंडिंग की आएगी कि कहीं ऐसा कहा गया है कि ये करना चाहिए, दूसरे ग्रंथ में है, धर्म ग्रंथ में ये नहीं करना चाहिए, ऐसा फेमस एक श्लोक है, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम। वेद भी कुछ और कहता है, स्मृति भी कुछ और कहती है, पुराण में कुछ और लिखा हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा दूसरी बात आती कि व्यासस्य वचन प्रमाणम, सबसे पहले वेद हमारा आधार होना चाहिए। दूसरी बात, व्यासस्य वचन प्रमाणम, भगवान वेद व्यास ने जो कहा है वो ही वचन हमारे लिए प्रमाण होने चाहिए। जितने भी बड़े आचार्य हुए, विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, आखिर उन्होंने वेद व्यास के वचन को, किसी ने भी वेद व्यास जी के वचनों का खंडन नहीं किया है। सब वेद व्यास जी के वचन को प्रमाण के रूप में और फाइनल ट्रूथ के रूप में स्वीकार करते हैं। ओके, हम जब ऐसी भारतीय संस्कृति के बारे में हम जानेंगे तब हमें गौरव होगा कि हमारी संस्कृति क्या थी और क्या है। वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ दैट कल्चर वेयर, एक ऐसी संस्कृति के हम वारसदार हैं कि जहां एक द किंग सिबी हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ डव, एक होला की जिंदगी बचाने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया। हम उस संस्कृति के वारसदार हैं। एक बात नहीं, ऐसे आप ढूंढने जाओगे तो किंग सिबी के साथ साथ और भी हरिश्चंद्र जनता के बीच में खुद अपने आप को बेचने के लिए खड़े रह गए। ओनली द एक ही कारण था कि वो सत्य की स्थापना करना चाहते, तो हरिश्चंद्र पूरे बाजार में खुद को बेचने के लिए खड़ा कर दिया। हम वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ दैट कल्चर वेयर अ बर्ड जटायु सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू सेव सीता जी। हम एक ऐसी संस्कृति के वारसदार है जहां जटायु ने सीता माता की एक पक्षी होते हुए भी अपने जीवन का समर्पण कर दिया। और ऐसे बहुत क्वेश्चन है। आप सुनते होंगे कि भगवान कृष्ण के बारे में भी बहुत डिबेट चलती है कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत सारा अभी डिस्कस करने का वक्त नहीं है। लेकिन भगवान राम और कृष्ण के बारे में हम जब सोचेंगे
तब आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण वही के वही है। लेकिन आप उनकी लाइफ के बारे में आप जब सोचेंगे तब आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। बहुत आज के बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं, भगवान कृष्ण के राज के प्रति भी अपना क्वेश्चन करते हैं। लेकिन यदि आपको पता होना चाहिए कि वही द्रौपदी के जब चीरहरण हो रहा था तब उनकी रक्षा करने वाले की भगवान कृष्ण थे। जब भगवान कंस को मार के पूरा साम्राज्य मिला था तब उस साम्राज्य का स्वीकार नहीं करके भगवान ने वो साम्राज्य का त्याग करके द्वारिका में अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया। ये भगवान कृष्ण है। हमें दोनों ओर सोचना चाहिए, भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो। लेकिन हम जब दोनों ओर सोचेंगे तब ये तो लाइफ लेसन्स के बारे में आप जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। वही का वही पूरे महाभारत में अपने हाथ में हथियार भी नहीं धारण करते हैं और महाभारत में रहते हुए भी साक्षी के रूप में वहां रहे। वही का वही बंसुरी का नाद करके गोपियों को अपने नीज में जोड़ने के लिए भी वही कृष्ण ही थे। ये सब हम रिलीजियस बातें करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सिर्फ लास्ट एग्जांपल, हमारी संस्कृति कितनी महान थी। जस्ट लाइफ ऑफ लक्ष्मण। आप लक्ष्मण जी की लाइफ के बारे में सोचो कि ये भारतीय संस्कृति कितनी महान है कि एक बड़े भाई की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में 14 साल तक साथ में रहे। इतना ही नहीं है, इससे भी आगे एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब वो सुग्रीव ऑर्नामेंट्स भगवान माता जी के ऑर्नामेंट्स लेके आए तब बोला कि कोई पहचानता है ऑर्नामेंट्स किसके हैं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पूछा, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। मैं कुंडल को भी नहीं जानता, ये बाजूबंद को भी मैं नहीं जानता। नुपुरे त्वभिजानामि, मैं सिर्फ नुपुर पायल को ही जानता हूं। क्यों? इतने सालों वनवास में साथ रहने के बावजूद भी मेरी दृष्टि भगवान राम को कहते कि मेरी दृष्टि हमेशा माता जी के चरणों में समर्पित रही। ये भारतीय संस्कृति है। आज क्वेश्चन उठाने वाले बहुत क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन हम अपने आदर्श के बारे में सब सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी। जनक राजा, एक हाथ ऐसा कहा जाता है कि पत्नी के ऊपर होता है, दूसरा हाथ लोहे का गर्म गोला होता है या तो अग्नि के ऊपर रखते हैं। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यत किंच, पूरी मिथिला जल जाएगी लेकिन मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। आप एक एक आदर्श के बारे में आप बातें करने जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इनसे हमें सीखना इतना ही है कि इतने आदर्श हमारी संस्कृति में हुए हैं और उसी संस्कृति के इनहेरिटर्स हम हैं, उसी संस्कृति के हम वारसदार है। ये गौरव हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए अवर नेशन अवर प्राउड, हमारा भारत हमारा कल्चर ये हमारा गौरव है। इसके बाद ओल्डेस्ट कल्चर एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी भारत की जो पहले वो भी समझ लेना जरूरी है कि कल्चर और सिविलाइजेशन, देयर इज मास डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि गुड फूड्स एंड infrastructures and clothes all are civilization, but how to create all these things, how to build this much infrastructure, it's our culture. ये जो कुछ भी दिख रहा है वो सिविलाइजेशन, ये तो एक किसी ने सोची हुई एक बात है कि एक अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छा अच्छा आर्ट कला, वो सब हमारा सिविलाइजेशन है। लेकिन वो बनाने की जो हमारे में जो स्किल है वो हमारा कल्चर है। एक छोटी सी बात है, कल्चर के बारे में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन संस्कृति या तो प्राचीन सभ्यता वो हमारा इंडियन कल्चर है या तो इंडियन सिविलाइजेशन है। इसके बारे में हम इस बार भी अभी भी हम थोड़ा आगे कुछ देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितना साहित्यिक वैभव हमारी संस्कृति में पाया जा रहा है वो भी पुराना प्राचीन, वो शायद ही कहीं और संस्कृति में आपको मिलेंगे। जैसे मैं एक बात आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही कि भगवान वेद व्यास जी ने चारों वेद के तो विभाजन किए ही, 17 पुराण 18 पुराण की रचना की। जिस एक पुराण को पढ़ने के लिए हमें महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है,
वो 18 पुराण की रचना की, लेकिन इससे भी आगे महाभारत की रचना भगवान वेद व्यास जी ने की। 1,00,000 श्लोक, देयर आर 1,00,000 श्लोकास इन महाभारत। 1,00,000 श्लोक उस महाभारत में है। जस्ट थिंक कि इतना बड़ा बनाने में कितना टाइम लगा, उस मेधा का, उस प्रज्ञा की हम क्या बात करें। तो इतना बड़ा साहित्य आज हमारी संस्कृति के पास है। और भारत का जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो भी वेद पुराण वो प्राचीन है, इनके भारत के अलावा बाहर से भी बहुत हमें एविडेंस मिले हैं कि ये ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें ऋग्वेद ही सबसे पहले ग्रंथ था। विश्व की प्राचीन सभ्यता की बात होगी तो ऋग्वेद ही सबसे पहले आएगा। ये सारी बातें हमें बहुत वेस्टर्न फिलोसोफर से भी मिलती है, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा ऐसे देयर आर सो मेनी पोएट्स एंड राइटर्स हु हैव रिटन सो मेनी थिंग्स। एक गुजरात की ही बात कहूं कि कृष्ण वल्लभाचार्य जी करके हुए, उन्होंने, उनके बहुत सारे ग्रंथ आज हिंदू यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में और बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। आज भी न्याय शास्त्र पढ़ने वाले उनके रेफरेंस के रूप में उनकी किरणावली टीका का यूज करते हैं। उन्होंने एक, आपको पता हो ना हो कि एक राजकोट के पास एक कुकावाऊ करके गांव है, जो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा शायद। तो राजकोट से नजदीक एक कुकावाऊ करके गांव है। He has written 3,00,000 slokas on his village and the name is कुमकुम नगरी। उन्होंने एक नाम दिया कि कुमकुम नगरी करके एक बुक बनाई। उन्होंने अपने छोटा सा गांव है, तहसील भी शायद नहीं है, अपने गांव के ऊपर 3,00,000 श्लोक लिखे। आप जस्ट सोचिए कि हमारा कल्चर, हमारा स्क्रिप्चर कितना बड़ा है। और एक बात आपको करना चाहूंगा, एक बहुत फेमस वेंकटाध्वरी करके कवि हुए, उन वेंकटाध्वरी ने राघव यादवीयम करके एक ग्रंथ लिखा है। राघव यादवीयम ग्रंथ के अंदर उन्होंने बहुत कुछ, हम ऐसा कहते कि ऐसा काव्य आपको मिले तो मुझे दिखाना, मैंने ऐसा काव्य आज तक नहीं देखा है। कि उन्होंने जो भी राघव यादवीयम लिखा उसमें जितने भी श्लोक है, आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते जाओ, भगवान राम के चरित्र का वर्णन होगा, और नीचे से ऊपर तक पढ़ते जाओगे तो भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन होगा। वो भी वर्ड टू वर्ड नहीं चेंज करना है, लेटर Z to A करना है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ी उनकी मेधा और प्रज्ञा के बारे में कि एक ही राघव यादवीयम है, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो भगवान राम का चरित्रों का वर्णन है, वो ही Z to A हम पढ़ेंगे, वो भी लेटर Z to A, वर्ड भी पीछे से नहीं पढ़ना है, लेटर टू लेटर आप पीछे से ऊपर तक जाओगे तो भगवान कृष्ण का वर्णन आएगा, कृष्ण की लीला की बात आएगी। तो ये इसलिए राघव मीन्स राम और यादवीयम मीन्स भगवान कृष्ण, वो दोनों की कथा होने से उन्होंने अपना नाम दिया उस काव्य का राघव यादवीयम। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक मिलेंगे। संस्कृत का वैभव आप जानेंगे तो बहुत आनंद आपको भी होगा। और बीच बीच में इस सेमेस्टर में जब जब मेरा लेक्चर होगा, कहीं ना कहीं मैं ऐसे एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। आपको सिर्फ 9 में पूरा श्लोक है, ऐसे ऐसे शिशुपाल वध में, ये पूरा संस्कृत साहित्य के ऊपर में थोड़ा टर्न हो गया, लेकिन शिशुपाल वध में जब चित्र वर्णन का, जो चित्रालंकार का जब बात आती है, सिर्फ नना नुन्नो नुन्नो नन्ना ऐसा करके पूरा श्लोक है, सिर्फ वन लेटर में पूरा श्लोक की रचना है, और पूरा श्लोक का मीनिंग कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसे तो बहुत कुछ कवि हुए, बहुत कुछ राइटर्स आए जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये बात आज पूरा लेक्चर इतना ही कहूंगा कि ये सभ्यता के और ये संस्कृति के बारे में हम कितना प्राउड फील कर रहे हैं, हमें कितना प्राउड फील हो रहा है कि हम कैसे बड़े संस्कृति के हम वारसदार हैं, हमें विरासत में क्या मिला है, वो आज आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। ओके, ये तो पंक्ति शायद आप सबने सुनी ही होगी, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए इस जहां से, मगर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय संस्कृति के ऊपर
जितने भी इन्वेजन हुए, जितने भी अटैक्स हुए, शायद ही विश्व की कोई कल्चर के ऊपर, विश्व की कोई सभ्यता या तो संस्कृति के ऊपर इतने आक्रमण हुए होंगे। शायद ही कोई भी सभ्यता नष्ट हुई है उसके पीछे either one or two invasions. But if you are think on Indian culture, there are so many invasion on Indian culture and India. भारत के ऊपर और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत बहुत यानी बहुत आक्रमण हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति में 2500 साल से कंटिन्यू आक्रमण होते ही रहे। मैं नाम भूल गया, मेरे माइंड में आ रहा है, एक वेस्टर्न फिलोसोफर, उन्होंने ऐसा लिखा है, when the people of Europe and other countries were wearing bark of tree and bark of animals, जब वो ऐसा कहा जाए कि प्राणियों की चमड़ी पहनते थे, एट दैट टाइम इंडिया हैज हाई सिविलाइजेशन, भारत के पास एक अच्छी सभ्यता और अच्छी संस्कृति थी। जब यूरोपियन लोगों के पास जब पहनने के लिए झाड़ की छाल पहन रहे थे, तब भारत एक हाई सिविलाइजेशन में जी रहा था। ऐसे तो आपको बहुत एविडेंस मिलेंगे, बहुत बातें भी आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि विश्व की प्राचीन, देयर आर 20 कल्चर आर देयर इन एंशिएंट टाइम्स। विश्व में प्राचीन ऐसी 20 संस्कृति, जो आपने शब्द सुना हुआ होगा कि मेसोपोटामियन थी और सुमेरियन थी, असीरियन थी, बेबोलियन थी, ऐसी 20 ऐसी प्राचीन संस्कृतियां थी। लेकिन आज ये सारे जितने भी संस्कृति थे, ये सारे संस्कृति के अवशेष हमें भग्नावशेष में मिलते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ऐसा काटमाल पड़ा हुआ है, ऐसे सब आर्किटेक्चर भी भग्नावस्था में है, वहां उन संस्कृति के हमें एविडेंस मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी हम सब के दिलों में और भारत में राज कर रही है। वो बात अलग है जो संस्कृति नष्ट हो गई। सारी संस्कृति के ऊपर 1 या 2 आक्रमण हुए, लेकिन भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत आक्रमण के बावजूद भी आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है। जब अर्थक्वेक आता है तो उसी टाइम पे बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स है वो भी धराशायी हो जाती है। तब हमें इतना ही सोचना चाहिए कि यदि जैसे अभी तुर्की में आया, गुजरात में आया तब उनका रिक्टर सेल जो होता है 7.8 था, सॉरी तुर्की में भी आया तो 7.8 रिक्टर सेल था। तो बहुत बड़ा, आपको पता होगा 20,000-25,000 लोग मर गए। लेकिन ऐसा जब अर्थक्वेक आएगा तब सारी बिल्डिंग जब धराशायी हो जाएगी और उसमें यदि एक बिल्डिंग खड़ी होगी तो वी हैव टू डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट द रूट ऑफ दैट बिल्डिंग और रूट ऑफ दैट कल्चर, और या तो फिर उनके जो बेस है वो इतना मजबूत होगा कि आज इतना बड़ा अर्थक्वेक के बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी है। सेम 20 में से 19 संस्कृति नष्ट हो गई, मेसोपोटामियन हो या एसीरियन हो या बेबोलियन हो या इजिप्ट की संस्कृति हो, सारी संस्कृति के, रोमन संस्कृति, एक टाइम उनका सूर्योदय इतना था कि पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन आज कहाँ है? हमें या तो उनके पिरामिड देख के हमें वो सभ्यता का अनुमान लगाना पड़ता है, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। तो हमें सिर्फ जस्ट हमें इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इनके मूल इतने, इनकी नींव इतनी गहरी हो गई कि आज इतना बड़े आक्रमण के बावजूद भी हमारी संस्कृति आज जिंदा है। नेक्स्ट, मैंने ऑनलाइन लिया हुआ एक डेटा है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया इज बीन अ लैंड ऑफ वेल्थ एंड वर्च्यूज which later became the reason for the invasion. Foreign rulers over the centuries tried to annex and rob the country around 200 times. मैं वही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्कृति होगी उनके ऊपर 1 या 2 आक्रमण हुए, लेकिन भारतीय संस्कृति के ऊपर 200 टाइम्स 200 बार आक्रमण हुए हैं। आप सोचिए कि इतने आक्रमण के बाद भी आज हम जिंदा है, हमारी संस्कृति जिंदा है। आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा बिफोर क्राइस्ट
518 ईसा से पहले 518 में सबसे पहले ईरानियन इन्वेजन भारत के ऊपर हुआ। ईरान से भारत के ऊपर आक्रमण करने आए। इसके बाद अलेक्जेंडर, हाँ आज का जो इंडिया है उसमें अलेक्जेंडर नहीं आया, लेकिन उस टाइम का जो इंडिया था उसमें अलेक्जेंडर अवश्य आया था। तो अलेक्जेंडर का आक्रमण बिफोर क्राइस्ट हुआ 300 समथिंग ईयर्स। तो अलेक्जेंडर आए। अलेक्जेंडर के बाद इंडो ग्रीक्स का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूं कि भारत के ऊपर कितने आक्रमण हुए, इनसे पता चल जाएगा कि इतने आक्रमण के बाद भी आज भी हमारे बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, हम वेद बोल रहे हैं, हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम हिंदू स्टडी के बहुत कुछ नष्ट होने के बाद भी बहुत कुछ हमारे पास है, ये बात कहना चाहता हूं। इंडो ग्रीस का आक्रमण हुआ, उसमें आपको पता होगा ही जो मिलिंडर था और उन्हों का, फिर वो तो इंडो ग्रीस के मिलिंडर का एक भारत के बौद्ध फिलोसोफर के साथ उनकी भेंट हुई थी और उनके बीच में एक संवाद चला। उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार भी किया था और एक मिलिंद पान्हो करके एक ग्रंथ, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हा करके एक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। इसके बाद शक का फर्स्ट सेंचुरी में, बिफोर क्राइस्ट फर्स्ट सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी तक शक का आक्रमण होता रहा भारत के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि भारत के विक्रमादित्य, उन्होंने शक को हराया था, डिफीटेड बाय विक्रमादित्य। लेकिन 300-400 साल तक शक के जो भी राजाएं थे उन्होंने या तो शक प्रजाओं का आक्रमण भारत के ऊपर रहा। और इसके बाद मध्य एशिया और ऐसा कहते हैं साउथ रसिया और यूक्रेन में ये जो प्रजाति थी वो रहती थी और वहां से आक्रमण करती थी। इसके आगे जाएंगे तो पर्शियन आक्रमण भारत के ऊपर हुए और ईरान के लोग भारत में, ये सब आक्रमण का अर्थ इतना ही नहीं था उनको अपना साम्राज्य स्थापित करना। हर जितने भी इन्वेजन हुए अपनी सोच कुछ अलग थी। वो सिर्फ भारत को या तो लूटना चाहते थे, या तो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, या तो भारत के ऊपर अपना राज करना चाहते थे। ये तीन के अलावा और कुछ शायद नहीं हो सकता है। या तो कोई लुटेरे के रूप में आए या तो कोई शासक के रूप में आए, लेकिन आक्रमण कंटिन्यू हुए। पर्शियन आए, ईरान से आए, उसके बाद कुषाण का आक्रमण हुआ। और कुषाण का एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना हुआ होगा, कनिष्क, कि जिन्होंने फिर बौद्ध के प्रभाव कनिष्क के ऊपर पड़ा और बौद्ध की एक संगति, जिनको वी कैन से लाइक असेंबली, उन्होंने कश्मीर में आयोजित की थी, वो कनिष्क था। और कनिष्क के टाइम पे वो बौद्ध संगति हुई और उसमें से ही महायान का जन्म हुआ। जैसे बौद्ध धर्म ने हीनयान और महायान करके दो परंपरा अभी तो चल रही है, लेकिन सबसे पहले महायान का जो आविष्कार हुआ, या तो महायान जो बौद्ध धर्म से अलग बौद्ध परंपरा के रूप में जन्म हुआ, वो महायान कनिष्क के टाइम पे हुआ था। और अश्वघोष उस टाइम पे थे, अश्वघोष के प्रभाव से ये सब हुआ था। ये सारा इतिहास हमें कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई हुआ होता है। इसके बाद कनिष्क के बाद कुषाण के बाद काशिम आए, फिर गजनी के बारे में तो आज सबको हिस्ट्री पता ही होती है कि he had robbed 17 times India, कि भारत को उन्होंने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत को लूटा है। यदि आपको टाइम मिले तो एक संस्कृत में लिखी हुई नोवेल है, वहां हिंदी में भी सब कुछ मिलेगा। अंबिका दत्त व्यास है, जिनको नेशनल के तौर पे भारत में बहुत शायद पद्मश्री ऐसा कुछ अवार्ड भी मिले हैं। वो अंबिका दत्त व्यास ने एक शिवराज विजय करके ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उन्होंने भारत में से वो सोमनाथ को तोड़ के सोमनाथ के ऊपर आक्रमण करके गजनी क्या क्या लेके गया था, उनके ऊपर बहुत कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, फिर तैमूर लंग जिसको कहा जाता है, तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर का भी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगी कि दिल्ली में उन्होंने क्या विनाश मचा के रखा था। ये सारे आक्रमण को आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि कितना। लेकिन एक बात तो सही है, जितने भी आक्रमण हुए, चाहे पहले के आक्रमण हो या तो बाद में, जितने भी, इवन फ्रॉम द सिंस टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, वहां कहीं ना कहीं हमारे लोग ही उनके साथ जुड़े हैं, तब जाके वो यहाँ आके आक्रमण किए, या तो यहाँ आके जीते तब,
जब हमारे अपने लोगों ने, जिसको अपना कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों से दोस्ती या मित्रता की, तब जाके भारत हारा है। ये सब तो चला गया, लेकिन आज भी हम वो ही सोच के साथ, आप देख रहे हैं देश का अभी जो भी वातावरण है, बहुत कुछ सुधार भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन आज भी आजादी के 75 इयर्स के बाद भी आज भी लोगों की सोच है एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सोच। आज भी आपको इंडिया में रहने वाले लोगों की भी आपको मिल जाएगी। इसलिए तो तैमूर जैसे लोग जिन्होंने भारत को बर्बाद करके, दिल्ली को बर्बाद करके रख लिया, और हम अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं, हम यानी जो भी रखते हैं, तो ये सारे हम किसी इंडिविजुअली किसी के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन आप सोचिए कि जब हम देश के लिए देश से गद्दारी करते हैं, तब जाके कोई पराया आके हमारे देश को लूट के जाता है। इसके बाद पूरी आप देखोगे तो फिर बाबर, नादिर शाह और शाहजहां, वो सब मुगलों का टाइम आया, उन्होंने भी प्रजा का बहुत शोषण किया। ताजमहल, हमें ये सब आज के टाइम पे लोग ऐसा बोलते हैं कि आइकॉन ऑफ लव, लेकिन आप देखो कि प्रेम का प्रतीक आप ताजमहल बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट रीड द हिस्ट्री ऑफ शाहजहां, रीड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ शाहजहां। अपनी कितनी बीवी थी और कितनी बीवी को मार के उन्होंने मुमताज से प्रेम किया था, और आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये हम आज जिसको हम आइकॉन ऑफ लव बोल रहे हैं, लेकिन वो रियल में क्या है। तेजो भाई, लेकिन हाँ, कुछ कोई बोलना चाहता है बीच में? हाँ, वो तेजो महल है बोलते हैं उसको। हाँ, वो तेजो महल है, वो तो सही है, वो तो मैंने भी देखा हुआ है, एविडेंस है, उसमें भी बहुत कुछ, नीचे भी पूरा मंदिर मिला है। लेकिन ये सोच आप और हम जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, ऐसे 5 to 10% लोग ही एक्सेप्ट करेंगे। ये सोच को लेके आप हम बाहर जाएंगे तो आज का यंगस्टर को, इसलिए हमें हिंदू स्टडीज पढ़ाना चाहिए, इसलिए हम भारत संस्कृति को उनको पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कल हमारा बच्चा आके ऐसा क्वेश्चन करे, ये ऐसा क्वेश्चन हम चाहते हैं कि कल हमारा बच्चा आके ऐसा क्वेश्चन न करे कि वो इज राम, वो इज लॉर्ड कृष्णा। जो आज भी आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं, भगवान राम थे ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमारा बच्चा ना करे, इसलिए हम हिंदू स्टडीज कर रहे हैं और हम भारतीय संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि पूरा ब्रिटिश और यूरोपियन लोग आए और यहाँ पहले उन्होंने व्यापार ही करना था, लेकिन बाद में उनकी सोच भी बदली, ब्रिटिशर्स आए और आपको उस हिस्ट्री तक, लेकिन अभी तक ये हिस्ट्री तक जाने से पहले जितने भी आक्रमण हुए, उन्होंने मुझे एक साम्य दिखा। वो अपने स्वार्थ, अपने खुद के स्वार्थ के लिए आए थे। इवन मोगल हो या भी मुसलमान, जितने भी आक्रमण हुए, यमन आए, जितने भी शक हो, कुषाण हो, ये जितने भी आक्रमण, इन्वेजन ऑफ इंडिया हुआ, जितने भी आक्रमण हुए, वो केवल और केवल अपना स्वार्थ तो ये ब्रिटिशर्स में भी था, लेकिन ये इन्होंने जो आक्रमण किया वो आक्रमण अलग था। उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने सभ्यता के ऊपर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। हाँ, वो भी टाइम था 6 महीने तक हमारी नालंदा की एक लाइब्रेरी चलती रही, इतने बुक्स उन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन इफ वी आर थिंकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल इन्वेजन, तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के आने के, यूरोपियन लोगों के आने के बाद एक इंटेलेक्चुअल इन्वेजन हुआ, यानी कि एक बौद्धिक आक्रमण हुआ। ये लोग बुद्धिशाली थे, ये लोगों ने पहले ऐसा सोचा कि इतने, शायद हम देखने जाएंगे तो 2500 या 3000 साल की हिस्ट्री में जितने भी आक्रमण हुए, फिर भी आज भी ये संस्कृति नष्ट क्यों नहीं हुई, वो उन्होंने पहले सोचा। और वो सोच के बाद में इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल इन्वेजन किया, वो चाहे हमारी ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम हो या टीचिंग सिस्टम हो या और भी बहुत कुछ है। उन्होंने जो आक्रमण किया, उनसे जो फल मिला वो आज हम भुगत रहे हैं। 2000-2500 साल के आक्रमण के बाद भी वेद के बारे में जो प्राउड फील था, हमारी संस्कृति के बारे में जो प्राउड फील था, वो प्राउड
ये लोगों ने आके 300 साल में हमारा प्राउड हमें ही भुलवा दिया। आज हमें कितने लोग होंगे जिसको हम वेद के बारे में प्राउड हो, अपने राष्ट्र के प्रति प्राउड है, इसके साथ साथ कल्चर के प्रति प्राउड हो, हमारे शास्त्र के प्रति प्राउड हो। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, बहुत है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी कहाँ गई? वो वेद में क्या है वो जानने की हमारी क्यूरियोसिटी, व्हाट इज इन उपनिषद, आज उपनिषद में क्या है वो जानने की क्यूरियोसिटी कहाँ गई? खत्म हो गई। वो खत्म होने के पीछे इंटेलेक्चुअल इन्वेजन है, जो यूरोप से आए हुए लोगों ने, या तो फिर ब्रिटिशर्स, वो यूरोप ही हुआ, यानी कि जो अंग्रेजों ने आके जो आक्रमण किया, उन्होंने हमारी जो थिंकिंग सिस्टम थी, या तो ये थिंकिंग पावर था, उसको ही चेंज कर दिया। इसलिए आज इस देश में होके, आप देश में ही पैदा होने वाले लोग प्रश्न पूछ रहे कि ऐसा कुछ राम सेतु जैसा कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन इसीलिए हुआ क्योंकि इन लोगों का जो आक्रमण था वो इंटेलेक्चुअल इन्वेजन था। जैसे मैं समझ रहा हूं, आप, ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ सब बोलता रहूं, आपको भी कुछ ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप यू कैन से, क्योंकि आप सबसे तो मैं वैसे छोटा हूं, आपको कुछ नया पता है तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसा देख रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल जो आक्रमण हुआ वो यूरोपियन के आने के बाद हुआ। देखो, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, ये सबको आपको पता होगा कि साउथ रशिया एंड माउथन रेंज ऑफ काकेशियन, ये वहां मूल आर्य थे। ये आर्य की बात आज थोड़ा लंबा भी खींचने वाला हूं। वहां जो काकेशियन जो माउंटेन रेंज है, वहां के लोग नीचे आए, वो रियल में आर्य वो थे, और उन्होंने आके भारत के ऊपर आक्रमण किया, और भारत की मूल प्रजाति थी, मूल जो भारत की आदिवासी प्रजाति, उनको नष्ट किया। ये सारी बातें हम जितना भी हम इतिहास में पढ़े, वो इंटेलेक्चुअल इन्वेजन है। ये किसी ने हमारी सोच को बदला, हमारा इतिहास को बदल दिया। उसके पीछे की बहुत सारे रीजन है कि ये क्यों किया, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारी सोच को बदल के आज भी देखो आप, इवन मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे पता था कि मुझे भी ऐसी, आज हम इतिहास में पढ़े थे वैसे मैं भी पढ़ा था कि आर्यन कौन थे, तो यहां से आए थे, यहां से आए थे, यहां से आए थे, लेकिन मूल भारतीय आर्य थे। ऐसे बात रखने वाले, या तो ये बात सिखाने वाले, ऐसे एविडेंस दिखाने वाले मुझे भी अभी तक नहीं मिला। लेकिन आज बहुत पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ नहीं जानने को, सीखने को मिलता है। हमें इसके बाद जो यूरोपियन आए, वो सबसे पहले तो उनका व्यापार ही उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि सिर्फ व्यापार से नहीं होगा। व्यापार के बाद अपना मत, अपनी सोच यहाँ प्रस्थापित की, और धीरे 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 करके पूरा एक, ऐसा कह सकते हैं कि अपना साम्राज्य यहाँ खड़ा कर दिया। ये आपको पता होगा कि वास्को डेगामा जो सबसे पहले भारत में कालीकट बंदर पे आए थे, जहां केरला, उनमें भी एक यूरोपियन आक्रमण थे। उसमें भी एक थियरी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले, शायद पीछे चला गया, यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन, आर्य के आक्रमण के बारे में, उसमें मैंने जो कहा वही बात, शायद फोटो यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन जो भी साउथ रसिया और जो काकेशियन माउंटेन रेंज है, वहां से लोग आक्रमण करते नीचे आए और वो भारत में स्थायी हुए। ऐसा कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट 1500 years ago बिफोर क्राइस्ट दे अटैक्स ऑन रियल इंडियंस के बिफोर क्राइस्ट के 1500 साल पहले उन्होंने भारत की जो मूल प्रजाति थी उनके ऊपर आक्रमण किए, और वो ही बाद में यहाँ वेदों की रचना की और शास्त्रों की रचना की, और आर्य पूरे भारत में फैल गए। और वो रियल आर्य वो है, ऐसे थियरी हमें पढ़ाई जाती है। इट्स नॉट रियल, हमें गलत सिखाई हुई ये बात है। वो रियल आर्यन की ये थियरी सही है ही नहीं। हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, यही सोच से एक आज भी हमारे देश में बुद्धिशाली लोग ऐसे पैदा हुए जो यूनो में ऐसी मांग कर रहे हैं कि ट्राइबल जो है, इंडियन ट्राइबल,
उनको हमें रियल इंडियन के रूप में गिविंग रिकॉग्निशन ऑफ रियल आर्यन, रियल इंडियन के रूप में हमें उनको मान्यता देनी चाहिए। देखो ये भी सोच रखने वाले आज भी इंडिया में है, और यूनोस में ऐसी मांग कर रहे हैं कि भारत के आदिवासी प्रजा है वो ही सिर्फ रियल इंडियन है, बाकी तो सब आर्य है। तो उनको हमें रियल इंडियन के रूप में या तो एंशिएंट इंडिया में रहने वाले इंडियन के रूप में उनको मान्यता दी चाहिए। ये बुद्धिशाली लोग का बहुत ज्यादा तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको क्या दिमाग में खुजली होती है, और जब खुजली दिमाग में हो तो जो कुछ किसी ने सोचा नहीं होता है वहां से वो सोचने की शुरुआत करते हैं। तो ये कोई ना कोई ऐसे बुद्धिशाली बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे फिलोसॉफी देते हैं, बहुत अच्छा भी है, बुरा बोलना सब ठीक नहीं है, लेकिन अच्छे से फिलोसॉफी देने वाले भी है। लेकिन ये लोगों की फिलोसॉफी होती है जो कुछ किसी के बिलीव के साथ, किसी की फेथ के साथ ही खिलवाड़ करके नया कुछ सोच दे। और यही सोच का परिणाम क्या हुआ, थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन, ये जो यूरोपियन लोग लाए इसका फल हमें क्या मिला? एक ही मिला, हम आज ऊंच और नीच के बारे में झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैं ब्राह्मण हूं, आप शूद्र हो, ये जो शुरुआत हुई इसके पीछे भी ये इंटेलेक्चुअल इन्वेजन है। इतना ही नहीं, आज हिंदी और तमिल का झगड़ा चल रहा है, वो भी इफ यू सी द बिहाइंड ऑफ दैट, आप उसके पीछे देखने जाओगे तो ये इंटेलेक्चुअल इन्वेजन ही है। हम उत्तर और दक्षिण वाले सामने खड़े हो जाते हैं। आपको पता हो ना हो, एक ही सोच रखने वाले, एक ही हिंदू सनातन धर्म में मानने वाले, एक होते हैं जो शैव और दूसरे होते हैं वैष्णव, उनों के बीच में बहुत सारे युद्ध तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे लड़ाइयां हुई और बहुत सारे डिवोटीज ऑफ शिवा एंड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु मर गए, बहुत सारे डिवोटीज मर गए, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल इन्वेजन हुआ। हम मेरा शिव महान है, कोई बोलता है मेरा विष्णु महान, और उन दोनों के बीच में, और शिव कांची और विष्णु कांची का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बौद्धिक आक्रमण का हमें फल क्या मिला, तो यही मिला, हम अपने लोगों से झगड़ने लगे। लेकिन द अनदर साइड ऑफ दिस थियरी, आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन है, ये थियरी यूरोपियन लोगों के भारत में आने से पहले ये अस्तित्व था ही नहीं। भारत में यूरोपियन जब आए, आपको पता, यदि यही मैं जस्ट आई वांट टू आस्क यू कि ये आर्य इन्वेजन की थियरी यदि थी तो कहीं चंद्रगुप्त की काल में, या तो फिर इतना बड़ा अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य ने कहीं तो उसका मेंशन किया होगा कि हम आर्य नहीं थे, आर्य यहां से आए होंगे। चाणक्य ने मेंशन नहीं किया। चाणक्य बाद आने वाले कोई भी किसी ने भी आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में एक वर्ड भी नहीं लिखा है, और रातों रात यानी यूरोपियन के आर्यन आने के बारे में, थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन, ये बात बाहर आ गई। यदि आक्रमण हुआ था या तो आर्य बाहर से आए थे, तो कहीं तो हमारे स्क्रिप्चर में उनकी एविडेंस मिलने चाहिए। नॉट ए सिंगल वर्ड हमें मिल रहा है, एक छोटा सा भी हमें उनका एविडेंस नहीं मिल रहा है कि जो ये प्रूव कर पाए कि थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। लेकिन ये बौद्धिक आक्रमण था, तो उन्होंने तो जो बात कही वो बात सत्य है, बाकी सब झूठ। और यही सिद्धांत के साथ आगे चलने वाले यूरोपियन बौद्धिक लोग थे, इसलिए हमारे दिमाग में एक घुसा दिया। ओके, फिर से वही एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। थोड़ा हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखें। हम ऐसा कहते हैं कि भारत और जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोप के साथ संबंध अलेक्जेंडर के बाद, हम जो पढ़े हैं, ऐसा मैं बात पहले करूंगा कि जब अलेक्जेंडर सिकंदर जब भारत में आया, और उसी टाइम से भारत और यूरोप के बीच में एक संबंध की शुरुआत हुई। लेकिन मैं इससे हटके एक बात आपको कहना चाहूंगा, देयर आर सो मेनी एविडेंस कि पाइथागोरस केम टू इंडिया एंड ही हैज लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम इंडिया। पाइथागोरस भारत में पढ़ने आए थे और पढ़े भी थे और भारत से बहुत कुछ सीखा भी था। इसलिए हम सिर्फ
अलेक्जेंडर के टाइम से शुरू करके ही भारत में यूरोप के साथ नाता है, ये भी बात स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथागोरस की लाइफ हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे हमें प्रूफ मिल जाते हैं, तो एविडेंस मिल जाते हैं कि वो भारत आए थे और भारत में पढ़े थे। और भारत और ग्रीक के बीच में बहुत आदान प्रदान चलता ही रहा था, पहले से चला था, लेकिन समहाउ बीच में क्या हुआ वो हिस्ट्री में ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम ऐसा फिर पढ़ने लगे कि अलेक्जेंडर के आने के बाद भारत का यूरोप के साथ एक नाता रहा। ये लोग जो आए उनको पहले तो व्यवसाय करना था, लेकिन इसके बाद एक बात आई, राइजिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के बाद बात आई। इसके बाद 4th सेंचुरी में, ये थोड़ा हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देख रहे कि 4th सेंचुरी में किंग ऑफ रोमन, ये रोमन संस्कृति में तो रोमन साम्राज्य में एक किंग हुए कॉन्स्टेंटाइन होने के बाद वहां तक रोमन संस्कृति थी और वहां अपनी संस्कृति से के साथ वो जी रहे थे। लेकिन ये कॉन्स्टेंटाइन राजा जो 4th सेंचुरी में हुए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया और क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करने के बाद आप जरा रोमन हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ के देखना कि 1000 इयर्स तक एक डार्क पीरियड ऑफ यूरोप कहा जाता है, कि 1000 साल तक वो क्रिश्चियनिटी के आने के बाद यूरोप पूरा इतना शोषण करा, क्रिश्चियनिटी आने से इतना शोषण लोगों का हुआ, लोगों को इतना परेशान किया गया। लेकिन 1000 साल का वो इवन यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग दैट के इट वाज डार्क पीरियड ऑफ यूरोप, कि वो ऐसा कहा जाता है कि डार्क पीरियड रहा एक 1000 साल का। लेकिन इसके बाद इन 15 एंड 16 सेंचुरी में एक नया काल का जन्म हुआ, जिसको कहा जाता है यूरोपियन रेनेसा मींस एक परिवर्तन का काल आया, एक नई सोच का काल आया। वो कहा जाता है यूरोपियन रेनेसा मींस उस टाइम पे फिर से 1000 साल के डार्क पीरियड के बाद यूरोप में ये रेनेसा का जो टाइम है वो एक कला का टाइम कहा जाता है, आर्ट था, वहां कल्चर, फिर से कल्चर की बात होने लगी, जहां चित्र था, जहां संगीत था। ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन इन 15 एंड 16 सेंचुरी में ये नए जो यूरोपियन रेनेसा का जो साम्राज्यवाद की जो बात आई, उसमें एक बात आई कि जितना हो सके अपना साम्राज्य का विस्तार करो। साम्राज्य का विस्तार होगा तो बहुत लोग यूरोपियन कंट्री से जुड़ेंगे और यूरोपियन साम्राज्य का विस्तार होगा। और यही साम्राज्य को विस्तार करने की बात में 2 देश आपस में झगड़ना शुरू किया, उसमें से एक था स्पेन और दूसरा था पोर्टुगल। वो दोनों यही इन रेस में आ गए कि हमें अपना कैसे भी करके जितना हो सके उतना साम्राज्य बढ़ाना है। लेकिन आखिर तो बुद्धिशाली लोग हैं, तो फिर दोनों अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पोप के पास गए और पोप हैड डिवाइडेड द वर्ल्ड इन 2 पार्ट्स। पोप ने 2 भागों में पूरे विश्व को बांट दिया और बोला कि जितना भी आधा साम्राज्य है वो उसके ऊपर साम्राज्य का विस्तार करना, राज करना, उसमें व्यवसाय बढ़ाना वो पोर्टुगल करेंगे और आधे में स्पेन के लोग करेंगे। और दोनों सागर खेड़ू प्रजा ऐसे कही जाती है कि वो अपने समुद्रों में घूमने के लिए चले जाते थे और समुद्र से ही बहुत लोगों का कांटेक्ट करते थे, समुद्र में घूमते थे, नया नया प्रदेशों को वो ढूंढते थे। और इसी के साथ स्पेन और पोर्टुगल के बीच में रेस थी, वो डिवाइड हो गई और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज थे वो उसमें साम्राज्य के बढ़ाने के बाद स्पेन की थी और स्पेन यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेन अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। और जो ईस्ट कंट्रीज थे वो ईस्ट कंट्रीज में पोर्टुगीज लोग अपना साम्राज्य बढ़ाने चले गए। और साउथ अमेरिका वो भी स्पेन वहां तक साम्राज्यवाद फैला। और सेम पोर्टुगीज में मैंने जैसे कहा कि वास्को डिगामा भारत आया। और ऐसा कहा जाता है कि इस क्वेस्ट ऑफ या तो फिर भारत की खोज उन्होंने की, वास्को डिगामा ने। अभी बहुत हिस्ट्री लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो केप ऑफ गुड होप
जिसको हम कहते हैं यही रास्ते से वो भारत तक पहुंचा और केरला में सबसे पहले कालीकट बंदर में वास्को डी गामा आए और वहां से भारत के ऊपर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इन्वेजन। हम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है कि कहां से इंटेलेक्चुअल इन्वेजन हुआ, तो ये है। बहुत बार आक्रमण हुए, लेकिन एक बौद्धिक आक्रमण के बारे में हमें सोचना है, तो ये हमारा स्टार्टिंग था भारत के ऊपर आक्रमण का। शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये सब जानना क्यों चाहिए। ये सब हमें इसलिए जानना चाहिए कि आज भी बुद्धिशाली लोग जो भारत के विरुद्ध बोल रहे हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो भारत के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, या तो बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, शायद इतना अच्छा वो दिल से न भी हो। हमें वो डिफरेंस पता चले कि भारत की हिस्ट्री जानने से कि भारत क्या था और आज कहां पे है। 16th सेंचुरी में गोवा और दीव दमन ये सब पोर्टुगीज आए और अपने सबसे पहले उनको तो सिर्फ बिजनेस करना था और बिजनेस पर्पज से ही आए थे। और इन 16th सेंचुरी 1600 एडी में आपको पता होगा कि इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और हॉलैंड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और वो दोनों भारत के ऊपर राज करना चाहते थे, क्योंकि ये आने के बाद, पोर्टुगीज के आने के बाद सबको ऐसा लगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां जाके हम बिजनेस कर सकते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं और बहुत कुछ हम भारत से पा सकते हैं। यही सोच के साथ आए थे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने आके जो किया, आपको पता होगा ही कि सर थॉमस रो जो सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो सर थे, वो मुगल के साम्राज्य में आए थे और मुगल बादशाह जहांगीर था। सबसे पहले जहांगीर से बिजनेस करने की ही, व्यवसाय करने की ही परमिशन ली थी थॉमस रो ने। लेकिन शायद ऐसा कह सकते हैं कि जहांगीर का वो सबसे गलत डिसीजन, कितना गलत है वो आज हम फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत में आके ब्रिटिशर्स को बिजनेस करने की अनुमति देना, वो जहांगीर का एक गलत डिसीजन आज हम सब भुगत रहे। ऐसा कहा जाता है कि बड़े लोगों ने की हुई छोटी मिस्टेक और छोटे लोगों ने की हुई बड़ी मिस्टेक, तो उसको लंबे टाइम तक भुगतना पड़ता है। कि बड़े लोगों ने, उनको तो एक प्रदेश में सिर्फ राज करना था, एक बिजनेस करना था, ऐसा सोच के आए थे। उनको दी हुई परमिशन, उन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, भारत के वैभव को बर्बाद कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश और डच आए, फ्रेंच आए, 1614 में फ्रेंच आए। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया। बिजनेस के पर्पज से था, लेकिन फिर उनको ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ सिर्फ बिजनेस ही नहीं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही बिजनेस का पर्पज थोड़ा चेंज होते गया। लेकिन वो जानते थे हम यहाँ सीधा क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया तो ये भारतीय संस्कृति वाले लोग या तो भारतीय अब हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए पहले उन्होंने मिशनरी को यहाँ आने के लिए मना किया था और इवन क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना भी मना था। लेकिन धीरे 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 वो भारत में इतना अपना साम्राज्य बढ़ाते गए कि उनको ही ऐसा लगने लगा कि अभी यहाँ क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। लेकिन जब भारत में आए, भारत की संस्कृति को जाना, भारत के कल्चर को जाना, भारत के सिविलाइजेशन को जाना, संस्कृत को जाना, भारतीय भाषाओं को जाना, तब उनको एक थोड़ा गिल्टी फील जैसा हुआ। थोड़ा तो नहीं, बहुत कुछ गिल्टी हुई, क्योंकि उनका संस्कृति और उनकी लैंग्वेज से तो भारतीय संस्कृत और संस्कृति बहुत महान थी। लेकिन वो बात स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी बात सत्य है। इसलिए उन्होंने ये बात जानते हुए भी स्वीकार तो की। पहले तो सब बोलने भी लगे कि ये बहुत बड़ी भाषा है, संस्कृत भाषा महान है, भारतीय कल्चर महान है। लेकिन धीरे धीरे ही उनको एक खुद को ऐसा लगा कि हम भारत को ही महान बोलते जाएंगे तो हमें जो साम्राज्य का विस्तार करना है वो नहीं होगा। और दूसरा भी एक था, स्टार्टिंग के आप एविडेंस देखोगे तो वो ही ब्रिटिशर्स में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऐसा कहा है कि द एंशिएंट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज ऋग्वेद, कि विश्व की सबसे प्राचीन बुक है वो ऋग्वेद है।
और धीरे धीरे उसको ऐसा भी लगा कि ये भारतीय सभ्यता और भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है उनको यूरोपियन लैंग्वेज से भी बहुत कुछ साम्य है। इसलिए एक नया प्रकल्प शुरू किया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज करके, कि भारतीय भाषा में और यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत कुछ साम्य है और हम सब भगिनी लैंग्वेज के, भगिनी इसमें सिस्टर लैंग्वेज के रूप में उन्होंने एक नया मत भी लाए। लेकिन धीरे धीरे उनको ही लगा कि हम भारत को इतना बहुत बड़ा यदि हम स्थापित कर देंगे तो एक स्टोरी है जो, और एक थियरी है जो उनके बीच में आ रही थी, वो उनकी खुद की है, जो आपको भी शायद पता होना चाहिए, कि तो पता भी होगा कि जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तब हम भारतीय संस्कृति के बारे में जब जानते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान मत्स्य का अवतार हुआ, कि उस मत्स्य के अवतार के टाइम पे भगवान मनु के पास एक मछली बन के आए थे और मछली बन के कमंडलों में आ गए, यानी कि जो ऋषि रखते वो ऐसा छोटा छोटा पात्र, फिर कमंडलों में मछली बड़ी हुई। ये तो आपको मत्स्य अवतार की कथा पता ही होगी। लेकिन उससे बड़े पात्र में लाए, फिर तालाब में डाला, लेकिन मछली बड़ी होती गई और धीरे 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 करके नदी में से बड़ी नदी से लास्ट में समुद्र में, और फिर समुद्र में से ये भगवान का मत्स्य अवतार होके मनु को कहा कि अभी तुम एक ऐसे नाव को बना, मैं सिर्फ मछली नहीं हूं, मैं स्वयं नारायण हूं, और तुम एक नाव को बनाओ। उस नाव में तुम सप्तर्षि, यानी कि जो भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यपा, ये जो सातों ऋषि को आप बिठा के इस नाव से आप दूसरी जगह पे जाओ और मैं आपकी नाव को खींच के ले जाऊंगा, मैं मछली के रूप में यहाँ ही रहता हूँ, और वासु को भी, नाग को भी लाना, ये सारी बात, और नाग से मुझे बांध लेना और मैं आपकी नाव को एक दूसरी जगह पे ले जाऊंगा। ये सारी हमारी मत्स्यता, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा जो एज ए मत्स्य अवतार के रूप में हुआ, ये थियरी हमें पढ़ाई जाती है और हमें पता है। लेकिन यही थियरी को एडॉप्ट करके एक नई थियरी का जन्म हुआ, जिसके मूल में है ये जो क्रिश्चियनिटी का मूल, ये नोहा का। ये आपको सब पता ही होगा कि नोहा के 3 बेटे थे। देखो, हमारी संस्कृति की शुरुआत हमें दी, वैसे मत्स्यावतार के पहले भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इफ वी थिंक हमारी संस्कृति की शुरुआत यदि मत्स्य अवतार के रूप में, या तो भगवान का जब मत्स्य अवतार हुआ तब से हुई, इसको यदि वहां से भी हम यदि स्वीकार करते हैं तो भी कितनी बड़ी और इतनी होली स्टोरी है कि जो हमें आज भी पावन कर रही। लेकिन आज जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, उनका जन्म की जो स्टार्टिंग की स्टोरी है, तो आपको पता चलेगा, और आपने सुना भी होगा कि नोहा है वो इतना मद्यपान करके, उनकी स्टार्टिंग है ये मद्यपान करके, इतना ओवर ड्रिंक करके वो सो रहा था कि उनको पता भी नहीं था, उनके कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। और उसी टाइम पे हेम जो उनका बेटा था वो देख लेता, और हेम आके जेपेथ और शेम दोनों को बताता है कि पापा ऐसे सो रहे। जब नोहा को पता चलता है कि हेम ने ऐसा देख ले, ये स्टोरी क्रिश्चियनिटी की मूल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टोरी कहाँ से। आप ओल्ड टेस्टामेंट देखेंगे तो ये स्टोरी आती है, जो ये आपको पता भी होगा कि एक बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस, इसमें लिखा गया, और एक दूसरी भी बुक है द कर्स ऑफ हैम। तो इसमें ये सारी स्टोरी है कि जिस स्टोरी में ये सारा कुछ लिखा गया है, फिर जब नोहा को पता चला कि हेम ने देखा और हेम ने सबको बता दिया, एक ऐसा कहना शायद इस प्लेटफॉर्म से गलत होगा, लेकिन एक गलत सोच के एक धर्म का या तो एक विचार का जन्म होता है। और उसे टाइम पे नोहा ने हेम को कहा कि तूने ये गलत काम किया है, इसलिए जाओ, तेरे जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे वो सारे को पूरी जिंदगी मजदूरी का या तो गुलामी का काम करना पड़ेगा। और अपने 3 बेटे को पूरा विश्व डिवाइड करके बोल दिया कि जो जेपेथ था वो यूरोपियन कंट्रीज का, उनके जो वारसदार है वो यूरोपियन कंट्रीज में आए, और जो शेम था वो पूरा एशिया, और जो हेम था जिनके भाग में मजदूरी आई और अफ्रीका के लोग उनके डिसेंडेंट्स हुए। यही स्टोरी को आधार बना के क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने बहुत ही अफ्रीकन लोगों का शोषण किया, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि
हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा लिखा गया है कि आपको मजदूरी, आपको गुलामी करने के लिए ही आप पैदा होते हैं, आपको गुलामी ही करनी होती है। तो ओल्ड टेस्टामेंट को आधार बना के, या स्टोरी को आधार बना के आज भी अफ्रीका के ऊपर बहुत इन लोगों ने शोषण किया। लेकिन इफ वी आर थिंकिंग अबाउट इंडिया, तो हम ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि इंडिया में भी ये बात है। लेकिन इंडिया के बात आती है तो साउथ एशिया की बात आ जाती है, और साउथ एशिया की बात आती है तो गुलामी भारत में आएगी और भारत के ऊपर राज करेंगे। ये बात वो इंडिया से जोड़ नहीं पा रहे थे। वो ही सबसे बड़ी उनकी मुश्किल थी कि हम भारत के ऊपर राज करना चाहते हैं, भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन एज पर आवर ओल्ड टेस्टामेंट वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इसलिए कुछ नई सोच का जरूरत थी कि जो सोच अपने ओल्ड टेस्टामेंट और अपना जो विजन है कि भारत के ऊपर राज करना, उनके बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करे। एक ये ऐसी एक सोच वो ढूंढ रहे थे, और इसी में ही आर्यन इन्वेजन थियरी का जन्म हुआ। ये आपको पता होगा कि ये जो शेम था, ज्यूस और आर्बन्स, वो सब शेम के डिसेंडेंट्स कहे जाते हैं, और जो यूरोपियन, रशियन, ईरान, इराक, ये सारे जेपेट्स के डिसेंडेंट्स है, और हेम के जो इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका और ये जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज है जहां जिनको गुलामी करनी है, गुलामी के लिए उनका जन्म हुआ है। ये सोच उनके ऊपर राज करने के लिए एक बनाई हुई स्टोरी, ये यहाँ आप देख सकते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि ये बुक में पूरा लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें भी स्पेशल एक बुक है, द कर्स ऑफ हैम, यानी कि हैम को दिया हुआ श्राप, जिसमें ये पूरी स्टोरी की बात वहां की हुई है। ओके, इसके बाद एक रुडयार्ड किपलिंग करके एक व्यक्ति का जन्म हुआ, और उन्होंने यही आर्यन इन्वेजन से पहले एक जो गुलामी की बात है, जो हेम का श्राप, कर्स ऑफ हेम की बात है, अकॉर्डिंग टू दैट एविडेंस उन्होंने एक बुक लिखी, व्हाइट मैन्स बर्डन। ये व्हाइट मैन्स बर्डन, ये बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में उन्होंने ऐसा खुले आम लिखा कि जितने भी ये जो कंट्रीज है वो सब असंस्कृत है, ना सभ्यता है, ना संस्कृति है, न उसमें कुछ खाना पीना पहने की बात उनको समझ में नहीं आती है, और उन लोगों को मेक देम एजुकेटेड, मेक देम नॉलेजेबल पर्सन, उनको सिविलाइज बनाने की जो जिम्मेदारी है वो व्हाइट मैन के ऊपर है। इसलिए ये बहुत, इट्स लाइक अ बर्डन फॉर व्हाइट मैन, कि ये जितने भी गोरे लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि ये जो भूखे मर रहे हैं या तो गरीब है, ऐसे कंट्रीज में जाके उनको सिखाना। ये सारी स्टोरी बनाई हुई है क्योंकि वो एक लक्ष्य के साथ जाते थे, तो उसको ऐसे एविडेंस भी चाहिए था, इसलिए ये बुक भी बनाई। ऐसा लिखा गया कि ये व्हाइट मैन का बर्डन है कि हर कंट्री में जाके उनको नया सिखाना है, उनको सुसंस्कृत करना है, उनको सिविलाइज बनाना है, उनको खाना पीना रहना सब सिखाने की बात करनी है। इसलिए इट्स आवर बर्डन, ये हमारा बर्डन है। ये बुक में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और अभी आप सोचे कि फिर से वही आर्यन इन्वेजन थियरी के पास आ जाता हूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसी में ही आर्यन इन्वेजन थियरी का जन्म हुआ, और इसी का ही फल मिला कि जो गोरे आर्य थे वो ऐसा कहने लगे कि गोरे आर्य थे, वो आए और इंडिया के जो मूल प्रजाति थी उनको नष्ट कर दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये इसके पीछे बहुत लोगों ने ये थियरी को सक्सेस बनाने के लिए काम किया। उसमें से एक है मैकॉले, जो आज के हम सब मैकॉले के बारे में जानते हैं। मैकॉले वाज थिंकिंग दैट if we have to destroy the culture of India, if we have to destroy the thinking of Indian, definitely we have to attacks on language, हमें भाषा के ऊपर ही आक्रमण करना पड़ेगा। यदि भाषा के ऊपर हम आक्रमण करेंगे तो डेफिनेटली we will be succeed। हमें सफलता के लिए उनकी बहुत आक्रमण हुए, लेकिन आज भारत संस्कृति नष्ट नहीं थी। इसलिए मैकॉले की ये सोच आई कि हम भारत की भाषा के ऊपर आक्रमण करेंगे तो नई भाषा बोलने वाले लोग अपने आप को खुद को एजुकेटेड मानेंगे,
और पुरानी संस्कृति को लेके बैठे हैं उनको नेग्लेक्ट करेंगे, इसी सोच के साथ मैकॉले भारत में आए। और मैकॉले ने सबसे पहले इन्वेजन किया हो तो इन्वेजन ऑन ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम। भारतीय संस्कृति की जो ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम थी, जहां वेदांग सब पढ़ाया जाता था, इसके साथ व्यवहारिक ज्ञान भी था, जहां आयुर्वेद था, जहां विज्ञान था, ये सारे, आप विज्ञान के बारे में तो अलग से कभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर एक आक्रमण, इंटेलेक्चुअल आक्रमण हुआ जो ट्रेडिशनल हमारी जो गुरुकुल सिस्टम थी उनके ऊपर हुआ। और इसका फल क्या मिला कि आज जो हम देख रहे हैं, और उसी टाइम में भी पढ़े लिखे होने के बाद अंग्रेजों की गुलामी करने की जो सोच पैदा हुई, वो इन्वेजन ऑन ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम, ड्यू टू यही कारण है कि जिसके कारण हम, यानी कि जो भी अंग्रेज के टाइम पे थे, वो यहाँ ही पढ़े लिखने के बाद भारतीय को गाली देने की शुरुआत कर दी। इसलिए ये गुरुकुल, ट्रेडिशनल जो गुरुकुल सिस्टम थी, उसको हटा के वो नई सिस्टम लाए, वो थी बोर्डिंग सिस्टम। यानी कि बोर्डिंग, वहां ही बच्चे रहे और ऐसे ऐसे स्कूल का निर्माण हो, वहां बोर्डिंग हो, वहां बोर्डिंग में रह के वहां ही पढ़े। हाँ, गुरुकुल सिस्टम वैसे ही थी, लेकिन एज पर गुरुकुल सिस्टम एंड बोर्डिंग सिस्टम देयर इज टू मच, वहां बहुत बड़ा डिफरेंस है। गुरुकुल सिस्टम कुछ अलग थी, लेकिन जब ये लोगों ने जब बोर्डिंग सिस्टम हमारी एजुकेशन सिस्टम में डाली, तो हमारी जो ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम थी वो नष्ट हो गई, या तो नष्ट प्राय हो गई। ये बोर्डिंग सिस्टम आने से वो दिन और रात, आप छोटे हो, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बड़े हैं, वो ही इंटेलेक्चुअल है, वो ही ज्ञानी है, विजन उनके पास है, ये सोच उन्होंने बोर्डिंग सिस्टम डाल के मैकॉले ने शुरुआत की। इसके साथ उन्होंने ऐसा भी सोचा कि इसका फल क्या मिलेगा, यहां से पढ़ने वाले लोग ही ऐसा सोचने लगे कि इंग्लिश एजुकेशन मीन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि ये भगवान का आशीर्वाद है, हमें इंग्लिश एजुकेशन मिला। और वो सोच आगे जाके लोगों ने एक्सेप्ट भी की और लोगों ने ये बात का स्वीकार भी किया। लेकिन आप देखो, इसी का फल यही मिला कि पॉलिटिकली हम देखेंगे तो स्लेवरी हुई, यानी कि गुलामी हमने की, पॉलिटिकली तो था ही, लेकिन इसके बाद कल्चर की दृष्टि में या तो फिर हम धार्मिक रिलीजियस दृष्टि में देखेंगे तो ये भी गुलामी के, क्योंकि अभी तक उन्होंने पॉलिटिकली तो गुलामी की स्थापना कर ही दी थी, लेकिन रिलीजियस की दृष्टि से और कल्चर की दृष्टि में भारत को गुलाम बनाने के लिए ये मैकॉले की सिस्टम, जिसको हम मैकोनालिज्म कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। Actually, I don't know is it right or wrong. I tried to find out this evidence, but I didn't get it. But ये मैकोलो का एक मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया हुआ एक एड्रेस मुझे मिला, जिसमें मैकोलो ने लिखा है कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indian think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. आप इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मैकोलो ने जो कुछ भी किया, इसके पीछे उनकी सोच क्या होगी, कि भारत की एजुकेशन सिस्टम उन्होंने क्यों नष्ट की। यदि आपको भी एविडेंस मिले तो मुझे भेजना, मैंने ट्राई की, मुझे नहीं मिला है, फिर भी आई डोंट नो इज इट राइट और रॉन्ग, लेकिन ऐसी सोच तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगी ही, जो आज हमें कहीं ना कहीं मिल रही। इसके बाद दूसरा,
उन्होंने मैकोले ने अपनी वाइफ को लिखा हुआ पत्र मिला, तब जाके रियल द थिंकिंग ऑफ मैकोले हमें पता चला कि ये भारत में आके इंग्लिश एजुकेशन के बारे में क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने वाइफ को भी लिखा और अपने पिता को भी लिखा, और ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले जिसे हमें रियल सोच उनकी पता चला। अभी वो उनके फादर को लिखा हुआ ये पत्र है, उन्होंने वो लिखते हैं कि आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली, द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज इज प्रोडिजियस। कि हमें जो सोच लेके हमें जो ये मैकोनालिज्म की शुरुआत की है, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हम सक्सेस हो रहे हैं। और लिखा आगे आप देख सकते हैं, नो हिंदू who have received an English education ever continues to be sincerely attached to his religion। जो भी इस इंग्लिश एजुकेशन से साथ जुड़ जाते हो तो धीरे 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 वो अपने कल्चर से, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। और अब ऐसा भी एक टाइम आएगा कि जो अपने धर्म को वो स्वीकार ना भी करे। If our plans of education are followed up, there will not be single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence। यदि ऐसा 30 साल तक चलता रहेगा तो 30 साल के बाद कोई मूर्ति पूजक भी बचे या न बचे, ये सिचुएशन आ जाएगी। और वो यही लक्ष्य लेके चले, और आज भी मूर्ति पूजा के विरोध करने वाले भारत में पैदा हो गए। उन्होंने जो सोचा था उनसे तो उनको सक्सेस और भी बहुत बड़ी मिली, क्योंकि वो सब चले जाने के बाद वो सोच आज भी हमारे दिमाग में रही। आगे लिखते हैं अपने पिता को कि एंड दिस विल बी इफेक्टेड विदाउट एनी एफर्ट्स टू proselytize without the smallest interference with religious liberty, merely by the natural operation of knowledge and recollection। I heartily rejoice in this prospect। आप इसमें मैकोले की सोच, अभी इसमें डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैकोले की सोच के बारे में हम इसमें से पता चलता है कि उनके पीछे भारतीय संस्कृति के बारे में क्या सोच रही है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम नष्ट करने के पीछे उनकी क्या सोच रही होगी। लेकिन ये सब सक्सेस होने के बाद भी उनके एक ऐसे व्यक्ति की खोज थी जो कुछ नया करके और नए एंगल तक ये सोच को ले जाए, और उनको मिले वो थे मैक्स मुलर। आज भी भारत में हिंदू धर्म की या तो वैदिक स्क्रिप्चर्स की बात आती है तो हम भी बहुत प्राउड से कहते हैं कि मैक्स मुलर ने भारत के इतने वेदों का ट्रांसलेशन किया, इतनी संहिता का ट्रांसलेशन किया, और इनसे वो इंस्पायर्ड हुए थे। They have written so many books on Vedas and Rig Vedas and other Vedas। यहाँ भी लिखा हुआ है the sacred books of the East, 50 volume set of translation incorporating sacred texts of Hinduism, Buddhism, Taoism, ये सब के, इवन जैनिज्म और इस्लाम के बारे में इतने सारे वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे। और उन्हीं की सोच को लेके हम भी प्राउड करने लगे। उन्होंने लिखा भी है कि if I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, in some parts a very paradise on earth, I should point to India। ये सब पढ़ के हमें इतना प्राउड फील रहा कि हाँ, विदेश के लोग हमसे कितना, हमारे संस्कृति कितना अफेक्टेड हुए, भारतीय संस्कृति कितना बड़ा प्रचार प्रसार वो भी कर रहे हैं। लेकिन इनके पीछे भी एक गलत सोच तो थी ही, जो हमें पता होना ही चाहिए। एक ही सोच थी कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करना। तो ये एविडेंस, इट मींस कि उन्होंने संस्कृत पढ़ा, भारत के वेदों को पढ़े और वेदों के भाष्य करना शुरू कर दिया। इसका फल हमें यही मिला कि हम मैक्स मुलर के प्रति भी प्राउड फील करने लगे कि ये इतना काम भारत के प्रति कर रहा है। लेकिन ये वन टाइप ऑफ, ये सारा काम इसलिए किया गया कि सपोर्ट ऑफ आर्यन इन्वेजन थियरी, जो खुद को कॉन्फ्लिक्ट, मैंने जो बात बताई वो खुद को कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा था, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट से बच के आर्यन इन्वेजन थियरी को सपोर्ट करने के लिए ये सारी बातें आई। मैक्स मुलर हो या मैकोले हो या इनकी कोई भी थियरी हो, सिर्फ और सिर्फ आर्यन इन्वेजन थियरी को ही सपोर्ट करना था, न को हिंदू शास्त्र बचाना था, न तो हिंदुत्व या तो यह वैदिक स्क्रिप्चर को बचाना था।
हाँ, उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ट्रांसलेशन भी किया, वो बात गलत नहीं है, लेकिन उनके पीछे भी कुछ उसका उद्देश्य तो गलत अवश्य ही था। इसके बाद ये जो आर्यन इन्वेंशन की मैंने बात कही, इसमें मैंने आपको शेयर भी शायद बाद में कर दूंगा कि मैक्स मूलर वो खुद ही लिखते हैं कि India has been conquered once, but India must be conquered again, and the second contest should be contest by education. कि दूसरी बार जो हमें भारत के ऊपर आक्रमण करके एक बार तो हमने जीत लिया, लेकिन दूसरी बार जो जीतना है तो डेफिनेटली वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही हमें जाना पड़ेगा। इसके साथ मैक्स मुलर ने दूसरी बात भी कही जो अपनी पत्नी को उन्होंने लिखा, I took only 20 years for us to Christianize the whole of Africa, but even after 400 years, India eludes us. I have come to realize it is Sanskrit which has enabled India to do so. And to break it, I have decided to learn Sanskrit. ऐसे बहुत एविडेंस है, लेकिन उन्होंने संस्कृत क्या क्यों पढ़ा वो अपनी वाइफ को लिखी हुई एक ही बात यहां से आपको पता चलेगा। इसके बाद इन्होंने की हुई एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, वो एक लेक्चर की सीरीज है, आपको मिले तो पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है, इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडाउड विथ ऑल द वेल्थ पावर, वो बात मैंने कह दी है कि मैं डेफिनेटली इंडिया के ऊपर ही अपना पॉइंट आउट करूंगा कि इंडिया ही ऐसी कंट्री, लेकिन इसके पीछे उनका कुछ सोच तो गलत थी ही थी। इतना सोच के अभी हम कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है, इतनी थियरी पढ़ के भी हमें क्या है, व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट केम आउट, क्या इसका फल हमें क्या मिला, या तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, और या तो हम आर्यन थे, इसके लिए एविडेंस क्या है। तो लास्ट 4 to 5 मिनट्स आपकी लूंगा कि ऐसी ऐसी बातें हमें जब मिली जिससे हमें पता चलता है कि ये आर्यन इन्वेजन थियरी है, वो किसी के दिमाग में से निकली हुई, भारत के ऊपर राज करने के लिए निकली हुई एक थियरी है। तो ऐसे थोड़े एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में तो हम जितना बोलेंगे इतना कम है, क्योंकि इंडियन वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोर देन 2500 प्लेसेस एंड मोर देन 2500 एविडेंस हमें ऐसे मिले, लेकिन एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि किसी ने यहाँ आके हमारे ऊपर आक्रमण करके हम मूल भारतीय को नष्ट किया हो। ऐसे 2500 एविडेंस हमें प्राप्त हुए, लेकिन जो उनको चाहिए था उनको भी नहीं मिला। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि एक जगह पे शायद मोहनजोदड़ो में से उनको एक कंकाल मिला जिसमें से किसी का आक्रमण के नीले, और ऐसे शोर मचा दी कि हाँ मिल गया आर्यन इन्वेजन थियरी इज राइट। लेकिन उसके बाद फिर से उसके ऊपर संशोधन से पता चलता है कि वो आक्रमण कहीं एक टाइम पे हुए ही नहीं है, अलग अलग टाइम पे हुए हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के इंडस वैली में बहुत कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि भारत सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश था। वहां इंडियन इन्वेजन थियरी की कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें भी ये बात हमें देखने को मिली कि ऐसा कुछ हिंसक आक्रमण हुआ और मूल प्रजाति को नष्ट कर दिया, ऐसी कुछ बात है ही नहीं। इसके बाद एक विवेकानंद ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ बोला हुआ भी है आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में, लेकिन वो अभी टाइम नहीं है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कभी हम क्लास में शेयर करेंगे। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी एंड जेनेटिक साइंस, इसमें साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन R1A एंड M17 हैप्लोग्रुप M, ये सारे ये जेनेटिक साइंस के ऊपर संशोधन किया गया। और आप देख सकते हैं ये चित्र में कि जितने भी ये R1A जो डीएनए वाले जो मिले वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिले हैं, और सबसे ज्यादा इंडिया से ऊपर से नीचे आए ऐसी भी बहुत थियरी है। अभी देखो ये है पीटर अंडरहिल, इन्होंने यही सब लिखा है कि मैंने ये सब संशोधन किया, लेकिन मुझे एक भी थियरी ऐसी नहीं मिली जो नीचे से ऊपर से लोग नीचे आए, इट मींस काकेशियन माउंटेन रेंज से लोग नीचे आए और इंडिया में आके बसे हो, इससे मुझे नहीं पता है। इसमें सब उन्होंने सब कुछ संशोधन करके लिखा है। इसके आगे प्रोफेसर स्टेफन ओपनहाइमर,
वो भी एक ब्रिटेन से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने भी M70 की बात की। ये बहुत बड़े संशोधन हुए जो आर्यन इन्वेजन थियरी थी उनको नष्ट, या तो वो गलत थी, ये साबित करने के लिए हमें एविडेंस मिलते हैं। और एट द लास्ट जो ये बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान है, उन्होंने उसके एक प्रोफेसर है डॉक्टर नीरज राय, उन्होंने 1,00,000 ह्यूमन के इंडियन के डीएनए के ऊपर रिसर्च किया और लास्ट में उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय है उनमें जो डीएनए में जो भी कुछ मिल रहा है वो भारत में सब प्रांत में ऐसा भी नहीं है किसी को मार दिया गया, और वो सबसे प्राचीन तत्व 1,00,000 लोगों के ऊपर डीएनए लेके उन्होंने टेस्ट करके ये बात को सिद्ध की कि सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन सभ्यता वाले जो भारतीय थे वो ही आज भारत में रहते हैं। न तो कोई इन्वेजन थियरी थी, न कोई आर्यन बाहर से आए थे, न तो कोई यहाँ आके बसे थे। ये बिरबल सुहानी पूरा विज्ञान जो संस्थान है इन्होंने एक बात की। और लास्ट में राखी गढ़ी का ये जो कंकाल मिला, उन्होंने उसमें से भी बहुत कुछ संशोधन मिला कि कंकाल में से ऐसा पता चला, ये लास्ट एविडेंस, ऐसे बहुत एविडेंस है, लेकिन ये कंकाल ऐसे कहते हैं कि उनकी सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण कह सकते हैं कि इन्वेजन थियरी के ऊपर के जो राखी गढ़ी से जो प्राप्त हुआ कंकाल, उसमें से पता चला कि विश्व के जितने भी प्राचीन कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे प्राचीन हमें राखी गढ़ी से मिला हुआ कंकाल है, और वो भी यहाँ का ही डीएनए से साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तो बहुत एविडेंस है, हम देखने जाएंगे तो आर्यन इन्वेजन थियरी के अगेंस्ट में हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें करके मुझे इतना ही कहना है कि जब हम भारत के बारे में जानेंगे, भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे और हमारे अतीत और विरासत के बारे में जानेंगे, तब जाके हमें ये प्राउड फील होगा कि हम कौन है और हमें क्यों ये सब जानना चाहिए। ये पहला लेक्चर था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर से हम वाद परंपरा में ही जाने वाले हैं, लेकिन जब आप संस्कृत या सांस्कृतिक स्क्रिप्चर्स का जब तक आपको एक प्राउड फील ना हो, इसलिए ब्रिज बनाने के लिए मैंने ये आर्यन इन्वेजन थियरी की बात कही। एट द एंड, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बंद कर दो। Thank you. नमस्कार। अंकित जी ने बहुत अच्छा मेहनत करके आपको लेक्चर दिया, थोड़ा उसमें फैक्चुअल एडिशन करना चाहूंगी। इको आ रहा है क्या? Yeah. जी मैम। अच्छा, अब अभी भी आ रहा है थोड़ा। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो आर्यन इन्वेजन थियरी की